चाइना की तरफ से अभी एक ही दिन में 3 वॉरशिप्स को अपनी नेवी में शामिल करने के बाद भारत की तरफ से अभी इसी साल के अंत तक अपनी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ अब तक की हमारी सबसे एडवांस विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को भी नेवी में शामिल करने का फैसला किया गया है। क्या भारत की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आगे चल के कुछ ऐसी खूबियां रहने वाली है जो कि इसको वर्तमान की किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर बनाने वाला है। इंडियन आर्मी की टैंक्स में अभी हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए सिसिली यूए कैपेसिटर बेस्ड सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में भी टैंक्स को इनिशियल स्टार्ट करने में मदद करने वाला है। और अंत में भारत और चाइना के बीच अभी एक बार फिर से तनाव बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को मैंने 1 या 2 दिन पहले ही बताया था कि चाइना की तरफ से अभी एक ही दिन में अपनी नेवी में 3 नए वेसल को शामिल किया गया था, जिसमें से एक तो हेलीकॉप्टर कैरियर था, एक डिस्ट्रॉयर था और एक न्यूक्लियर सबमरीन था। अभी भारत की तरफ से भी अपनी नेवी में इसी साल के अंदर ही 2 नए बड़े वॉरशिप्स को शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें से एक तो हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत होने वाली है और दूसरा विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर होने वाला है, जो कि फिलहाल इंडियन नेवी का अब तक का सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर होने वाला है। इनको इसी साल के एंड तक ही नेवी को डिलीवर किया जाएगा, जिसको बाद में इंडियन नेवी में ऑफिशियली इंडेट करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हम इस डिस्ट्रॉयर को चाइना की टाइप 55 क्लास की डिस्ट्रॉयर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये उनके मुकाबले काफी छोटे हैं और फायर पावर के हिसाब से भी देखा जाए तो ये चाइना के डिस्ट्रॉयर्स के मुकाबले थोड़े पीछे रहने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो चाइना की टाइप 55 क्लास की डिस्ट्रॉयर यूएस की सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स के मुकाबले भी डिस्प्लेसमेंट के मामले में लगभग 3 से 4 हजार टन ज्यादा बड़े हैं। बाकी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो INS विक्रांत के शामिल होने के बाद हमारे पास हर वक्त कम से कम एक ऑपरेशनल कैरियर जरूर होने वाला है। अभी जैसे कि INS विक्रमादित्य का मेंटेनेंस चल रहा है, जिस वजह से अभी अगर जंग हो जाता है तो इसमें INS विक्रमादित्य को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब INS विक्रांत को शामिल किया जाएगा तो उसके बाद हर वक्त हमारे पास एक कैरियर जरूर मौजूद रहने वाली है। यानी कि जब एक कैरियर को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा तो दूसरा कैरियर हमेशा ऑपरेशनल रहने वाला है। वैसे देखा जाए तो इंडियन नेवी की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि INS विक्रांत में MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद रहेंगे और इनको बाद में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस किया जाएगा। और वैसे भी MiG-29 के एयरक्राफ्ट चाइना के J-15 के मुकाबले बेहतर पेलोड के साथ कैरियर से टेक ऑफ कर सकते हैं। और हमारे फ्रंट लाइन वॉरशिप्स भी बैरिकेड जैसे सिस्टम और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल से इक्विप होने वाले हैं, जो कि चाइनीज फ्लीट के लिए सीरियस खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि चाइना शुरू से हर एक चीज को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, जिस वजह से उनकी वॉरशिप की डिजाइन अभी दुनिया में बनाए गए किसी भी डिस्ट्रॉयर के मुकाबले काफी बड़ा है। और 112 वर्टिकल लॉन्च टिप के साथ ये वेसल को इनकमिंग थ्रेट के खिलाफ बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी देने वाले हैं। अगला अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि भारत की एमका प्रोजेक्ट को लेके है। ट्विटर में आज एमका को लेके बहुत कुछ डिबेट चल रहा था और इसको लेके एक टॉप डिफेंस फोरम में भी एक आर्टिकल आया था, जिसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की 4 से 5 खूबियों के बारे में बात की गई थी, जो कि इसको वर्तमान की सभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर बनाने वाला है, ऐसा दावा किया गया था। और यहाँ पर जो 5 स्पेसिफिक खूबियों के बारे में बात की गई थी वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मार्क 2 वर्जन में मौजूद होने का दावा किया गया था। तो अभी हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और अभी हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कितना सच है या फिर कितना झूठ होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें इंटीग्रेटेड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बात की गई थी। अभी एक AI बेस्ड सिस्टम होने वाली है, जो कि एयरक्राफ्ट की हेल्थ को मॉनिटर करने वाला है और अगर एयरक्राफ्ट की कोई भी पार्ट में कुछ भी दिक्कत है तो ये उससे पहले हमको बताने वाला है। और अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड कंडीशन में तो ये हमको वार्निंग देने वाला है। अब इसको एक तरीके से टेक ऑफ करने से पहले जो फ्लाइट चेक होता है उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा मॉडर्न चीज है। बेसिकली इसको पायलट्स की तरफ से मैन्युअली करना पड़ता था, लेकिन अभी इसको ऑटोमेटेड वे में करने का प्लान किया जा रहा है और फ्लाइट के दौरान भी सिस्टम मॉनिटर कर सकता है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, जो कि एयरक्राफ्ट की डाउन टाइम को रिड्यूस करने में हमको काफी मदद करने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिस्टम अभी सिर्फ एमका में ही मौजूद रहने वाला है तो आप गलत हो सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट की F-35 में भी इस तरीके की सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। अब चाइना की J-20 में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है या नहीं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि चाइना की तरफ से कुछ भी क्लियरली बताया नहीं जाता है और अगर कहीं पर भी बताया गया होता है तो वो चाइनीज में लिखा हुआ होता है, जो कि हमारे समझ में नहीं आता है। इसके अलावा एमका की दूसरी खासियत के बारे में बात करते हुए इसकी AI सिस्टम का जिक्र किया गया था। अब एक ऐसा AI सिस्टम है जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमका को
आगे चल के अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने में मदद करने वाला है। और अभी एचएएल की तरफ से जो फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम को बनाया जा रहा है, चाहे वो कैट्स वॉरियर सिस्टम हो, कैट्स अल्फा सिस्टम हो या कैट्स हंटर सिस्टम हो, उन सभी को एक साथ ऑपरेट करने में इससे एमका को काफ़ी मदद होने वाली है। इसके बाद एमका में ऑटो टेकअप और ऑटो लैंडिंग जैसे सिस्टम को ऐड करने की बात की गई, जो कि काफ़ी हद तक पायलट की लोड को रिड्यूस करने में मदद करने वाला है। और लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान भी एक्सीडेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो अगर इनको ऑटोमेटेड वे में किया जा सकता है तो ये आगे चल के एमका के लिए बहुत ही बड़ी खूबी होने वाली है। लेकिन ये भी पहली बार नहीं है जहां पर इस तरीके के एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी लगभग सभी मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी इस तरीके के सिस्टम को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत को जो F-21 को ऑफर किया गया था उसमें भी ये सिस्टम भारत को ऑफर किए गए थे, और राफेल में भी इस तरीके की सिस्टम मौजूद है जो कि थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा अपग्रेड होने वाला है। इससे एमका को बाकी सभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले एकदम से अलग कहना शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं होने वाला है। इसके बाद एमका में ऑटो एयर टू एयर रिफिलिंग सिस्टम की बात की गई थी, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ यहाँ पे एमका में देखने को मिलने वाला है, और इससे काफी हद तक पायलट्स की लोड को कम किया जा सकता है। और वैसे भी एयर टू एयर रिफिलिंग काफी मुश्किल ऑपरेशन होता है, जिसके लिए माहिर हाथों की जरूरत पड़ती है। इससे पहले एयरवेज के टैंकर में इसको टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन पहली बार इसको एमका में टेस्ट किया जाएगा, यानी कि फ्यूल रिसीविंग प्रोसेस को भी अभी ऑटोमेटिक वे में करने का प्लान किया जा रहा है। और मेनली टैंकर के साथ अटैच होना सबसे मुश्किल काम रहता है, और इसके लिए बारीक बारीक एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जो कि कोई नौसिखिया पायलट नहीं कर सकता है। तो अभी इस चीज को ऑटोमेटिक वे में करने का प्लान किया जा रहा है, और इसके लिए जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे उसको एमका में मौजूद एआई सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद एमका में ऐड किए गए एक नए सिस्टम की बात की गई थी, जिसको एडवांस ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और रिमोट पायलट सिस्टम को मिक्स करके किया गया है। यानी कि अगर डॉग फाइट के दौरान या फ्लाइट के दौरान पायलट को कुछ हो जाता है या पायलट अपना सेंस खो देता है, तो ऐसे सिचुएशन में एमका में मौजूद एआई सिस्टम कंट्रोल को अपने हाथ में लेने वाला है, और ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट को ग्राउंड से टकराने से रोकने के साथ साथ इसकी विंग्स को भी एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड में ले जाके बैलेंस करने वाला है। और इसमें पहले से ही टेरेन डाटा को फीड करके रखा गया होगा, जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट अपने आप ही अपने नियरेस्ट एयरवेज तक जा सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छी फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है जो कि एमका में होने वाली है, और साथ ही ड्रोन्स को भी ऑपरेट कर सकता है, जो कि इसको एक मददसिर के तौर पर ऑपरेट करने में मदद करने वाला है। और ठीक ऐसे ही सिस्टम को यूएस की तरफ से अभी F-35 में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और साथ ही F-22 को भी इसको ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई करने का प्लान किया गया है। तो ये कुछ सिस्टम है जो कि एमका में मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें से कुछ तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले हमारी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बेहतर बनाने वाले, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम है जो कि पहले से इनमें मौजूद है। और वैसे भी देखा जाए तो इनका एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, तो ये वर्तमान की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा बेहतर होने का उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टेक सलोनिक लिमिटेड की तरफ से अभी मीडिया को बताया गया है कि उनको अभी इंडियन आर्मी की टैंक के लिए यूए बेस्ड कैपेसिटर सिस्टम को सप्लाई करने का मौका मिला है, और वो अभी इंडियन आर्मी की आर्मर्ड व्हीकल के लिए अपनी कनकिंग सिस्टम को सप्लाई करने वाले हैं। आर्टेक सलोनिक का कहना है कि ये सिस्टम मेनली आर्मर्ड व्हीकल को स्टार्ट करते दौरान काफी कारगर रहते हैं, और स्पेशली जब टैंक्स या आर्मर्ड व्हीकल को हिली रीजन में या किसी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में स्टार्ट करना होता है, तो वैसे सिचुएशन में काफी काम आता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और स्पेशली अगर ये माइनस में चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में बैटरी काफी तेजी से ड्रेन हो जाती है, जिस वजह से अगर आर्मर्ड व्हीकल्स को लद्दाख रीजन में या हिमालय रीजन में कहीं पर भी डिप्लॉय किया जाता है, तो वहां पर इनको स्टार्ट करने में हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो इनिशियल पावर चाहिए होता है वो कभी कभी बैटरी से नहीं मिल पाती है। ऐसे सिचुएशन में यूए कैपेसिटर एक सेकेंडरी बैटरी पैक की तरह काम कर सकते हैं। अब इसको बैटरी पैक बताना शायद सही नहीं होगा, लेकिन ये टैंक्स को या आर्मर्ड व्हीकल को ऐसे कंडीशन में स्टार्ट करने में हमको मदद कर सकते हैं। और आर्मी के मुताबिक इनकी लाइव बैटरी के मुकाबले लगभग 10 गुना ज़्यादा है, और इनकी रिचार्ज साइकिल भी लगभग 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंस्टेंटली चार्ज हो जाते हैं, जबकि बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको काफ़ी वक्त लग जाता है। इनको पिछले कुछ महीनों से टेस्ट भी किया जा रहा था, और अभी इनको ऑफिशियली इंडियन आर्मी की तरफ से अपने टैंक्स में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और अभी भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से बॉर्डर में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप सभी को पता होगा कि हाल ही में भारत और चाइना के बीच 11th राउंड की बॉर्डर मीटिंग को भी किया गया था, जो कि लगभग 13 घंटे तक चला था, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि और इसमें भारत और चाइना के बीच जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को करने को लेकर बातचीत चल रही थी, वो आगे नहीं बढ़ा था। यानी कि चाइना अभी पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है,
और हाल ही में इंडियन आर्मी के एक फॉर्मर कमांडर ने बताया कि हालांकि अभी पांगोंग सेक्टर में भारत और चाइना की भी डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन हो सकता है ये चाइना का कोई चाल और वो कैलाश रेंज से भारत को पीछे हटाने के लिए सब कर रहा है, ताकि जिन स्ट्रेटेजिक हाइट पर इंडियन आर्मी की तरफ से कब्जा किया गया था वहां पर इंडियन आर्मी पीछे हट जाए और फिर उसके बाद चाइना की तरफ से एक बार फिर से आगे आने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि अगर उनको पीछे जाना होता तो वो जिस तेजी से पांगोंग इलाके से पीछे गए थे, ठीक वैसे ही अलग अलग सेक्टर से ही पीछे हट जाते। लेकिन अभी शायद चाइना के मन में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि अगर वो अभी सीधे तौर पर पीछे हट जाते तो इसका एक इंटरनल पॉलिटिकल इम्पैक्ट जरूर वहां पे पड़ने वाला है। क्योंकि चाइना के लोग ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि चाइना आगे तो आ गया था लेकिन पीछे क्यों जा रहा, और अगर तुम्हारा इलाका नहीं था तुम आगे क्यों गए थे। तो कुल मिलाकर चाइना की सरकार के ऊपर वहां पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से वो पीछे तो जा रहे लेकिन अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश करना चाहता है कि हम भारत से जीत के आए। तो ये एक चीज है जो कि चाइना को अभी सीधे तौर पर पीछे जाने से रोक रहा है। पर इसी के साथ ही चाइना तिब्बत रीजन में भी अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को कम नहीं कर रहा है और नए नए वेपन्स को, आर्टिलरी गन्स को वहां पे डिप्लॉय कर रहा है। हालांकि ये डीप रीजन में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, लेकिन चाइना इनको बहुत ही कम वक्त के अंदर ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ला सकता है। तो आर्मी के फॉर्मर कमांडर के मुताबिक अभी चाइना के साथ जंग का खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है और अगर अभी एक बार फिर से चाइना की तरफ से आगे आने की कोशिश किया जाता है तो इस बार जंग होने के काफी आसार है। इसी बीच हमारे आर्मी चीफ भी ईस्टर्न लद्दाख की विजिट पर गए हुए हैं, जहां पर वो डिप्लॉय किए गए जवानों के साथ मिलकर ग्राउंड सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।